नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में बात करते हैं हिजाब पर मचे हंगामे की। बड़ी खबर के साथ मातृभूमि की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में हिजाब पर चुनावी हंगामे के बीच ये बड़ी खबर। कर्नाटक के शिवमोगा पर हिजाब के खिलाफ बोलने पर एक युवक की हत्या का आरोप है। कर्नाटक वही राज्य जहां से हिजाब का पूरा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव तक पहुंचा। अब हत्या के बाद वहां कई इलाकों में हिंसा भड़की, हालात कर्फ्यू जैसे हुए। स्कूल कॉलेज भी 2 दिनों तक बंद करने पड़े। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देखिए हिजाब के हक से शुरू हुआ बवाल आखिर हत्या तक कैसे पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे वीआई राघवेंद्र यहां से सांसद हैं और हर्षा के शव के साथ शहर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 2 गुटों में पत्थरबाजी की भी खबर आई। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में मंत्री ईश्वरप्पा और सांसद राघवेंद्र भी शामिल हुए। शव यात्रा में हिंसा भड़की, पथराव हुआ। बजरंग दल का ये पूरा प्रदर्शन, बजरंग दल का ये कार्यकर्ता जिसकी हत्या हुई थी। शिवमोगा के कई इलाकों में इस घटना के बाद पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई। हालांकि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और हिजाब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और अब ये हत्या तक पहुंचा। और उस हत्या के बाद जब शव यात्रा निकल रही थी तो आगजनी और पत्थरबाजी की घटना हुई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यहां एम्बुलेंस में एक शव ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में कोहराम मचा है। पहले रात की इन तस्वीरों को देखिए। यहां एक मुस्लिम इलाके में पुलिस गाड़ी में लगी आग को बुझा रही है। दंगों की ये आग कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद भड़की। तस्वीरें रात की हैं और जब दिन निकला तो बर्बादी का ये मंजर दिखा। गाड़ियां टूटी हुई हैं, जली हुई बाइक पड़ी है। अब देखिए ये फोटो। ये बजरंग दल का वही कार्यकर्ता है जिसकी चाकू मारकर हत्या हुई। इसका नाम हर्षा है और उम्र थी 26 साल। शिवमोगा में हर्षा का शव सड़क पर पड़ा मिला। हर्षा की हत्या के बाद शिवमोगा में हालात ऐसे खराब हुए कि 2 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। पोस्टमार्टम करने वाले अस्पताल से लेकर पूरे शिवमोगा में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हत्या को कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मारे जाने से पहले हर्षा ने सोशल मीडिया पर हिजाब के खिलाफ ही टिप्पणी की थी। The information we are receiving, this murder has taken place due to a Facebook status on hijab is responsible for his brutal murder, and it is a well-known fact. Many places Hindu youths have been attacked on the pretext of hijab issue. There was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. कर्नाटक की सरकार ने भी साफ किया है कि हत्या की जांच हिजाब विवाद एंगल से भी हो रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने हत्या के आरोपियों को मुस्लिम गुंडा कह दिया। ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದವರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಇನ್ನೂ ಈ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು। साफ है कि सियासी बयानबाजी से कर्नाटक में हालात बिगड़ रहे हैं।
कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल तो हत्या पर सियासी हंगामे के बीच शिवमोगा में धारा 144 लागू है। तो कर्नाटक में मचे बवाल के बाद बात मातृभूमि के लिए शहीद हुए देवरिया के लाल संतोष यादव की करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान संतोष यादव शहीद हुए। शहीद संतोष की पत्नी मांग कर रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर उनके परिवार से मुलाकात करें। आज दोपहर ही शहीद संतोष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने इस लाल की अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। शोपिया एनकाउंटर में शहीद हुए देवरिया के रहने वाले संतोष यादव को इस वक्त भीगी यानी नम आंखों से विदाई दी जा रही है और मैं उनके गांव तड़वा में मौजूद हूं और एक बार जरा आपको तस्वीरें दिखा दूं उस ट्रक की जहां पर अब उनको उनके घर से शमशान घाट की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और गांव में कितने लोग यहां पहुंचे हुए हैं, कितनी भीड़ उमड़ी हुई है अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए, ये इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देवरिया का तड़वा गांव, इस गांव के रहने वाले संतोष यादव जो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस वक्त आप उन जवानों को देख सकते हैं जो उनकी बॉडी लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इस गांव के लोगों ने ये सोचा कि जब शहीद हुए संतोष यादव तो एक करीब 150 मीटर का ये लंबा तिरंगा यात्रा इन लोगों ने यहाँ से निकाला है, उनके गांव से, उनके पैतृक निवास से। इस तिरंगे को हालांकि इस वक्त चूंकि संतोष यादव की जो बॉडी है वो आगे की तरफ निकल चुकी है, इसलिए इस तिरंगे को अभी मोड़ रहे हैं। आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का सोचा, एक कहीं न कहीं एक विदाई श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बड़े भाई थे, हमारे साथ भी रनिंग करते थे हम लोग साथ। मैं भी आर्मी में हूँ, छुट्टी लिया हूँ, इसीलिए हमारे बड़े भाई थे, उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने 100 मीटर तिरंगे का यात्रा निकाला। संतोष भाई हम सबके बीच के थे और संतोष भाई लगातार शुरू से ही होनहार रहे और उनकी बचपन से इच्छा थी कि वो सेना में जाएं और वो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा देश को लेकर बड़ा सजग रहे। आज जितने भी रुद्रपुर के ग्रामीणांचल और इसको कचरांचल बोला जाता है, इस इलाके के जितने भी नौजवान थे उनसे प्रेरणा लेकर तमाम खेल के मैदानों में तैयारी करते थे। आप तस्वीरों को देखकर ये समझ सकते हैं कि जब अपनों के बीच से कोई साथी अगर छूट जाता है तो दुख होता है, जाहिर सी बात है। और संतोष यादव तैनात थे, वहां ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इस बीच जब उनकी शहादत की खबर आई तो आसपास के लोगों ने, गांव ने कुछ यूं ठाना कि अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए क्यों ना तिरंगा यात्रा निकाला जाए। और यही तिरंगा यात्रा निकालकर अब लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी है। कुछ इस तरीके से संतोष यादव याद किए जा रहे हैं अपने गांव तड़वा में। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, देवरिया। तो शहीद की पत्नी है धर्मशिला, जो इस समय जिद पर अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर आए, उनसे मुलाकात करें। निधिश्री ने बात की शहीद की इस पत्नी धर्मशिला से, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं। हमरा के नौकरी जिला में लइकन के हमरे पढ़े लिखे के खूब बढ़िया व्यवस्था, जहाँ खूब बढ़िया रहता है वो करीब से योगी के हम बुलावल चाहत रहनी है। योगी जी को? हाँ, हम चाहती थी कि वो आए। हाँ, वो करीब से हमके हमें लइकन के हमके सहारा जेकर जी में रहनी है, चली गई सहारा हमके हुए न बा। वो करीब से हम 1 करोड़ रुपया मांगत रहनी है। हाँ, बच्चों के भरण पोषण के। हाँ, और हम लड़का हमारे पढ़ लिख के सरकारी नौकरी चाहिए नहन के। हाँ, बेटियां हैं आपकी? हाँ, 2 बेटियां हैं। हाँ, अब जो है वो तो हमारे चले गए। आप उम्र देख ही रहे हैं कि कितना उम्र हुआ है। नौकरी जरूर हमके चाहिए बहनी। हाँ, हमें लइकन के चाहिए, हमके चाहिए।
हमने दिन रात के सहारा चाहिए। तो जो पत्नी है शहीद की संतोष यादव की, उनका यही कहना है कि मेरी बेटियां छोटी हैं, भरण पोषण के लिए इंतजाम सरकार को करना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जब मेरी बेटियां इस लायक हो जाएं। जिस तरीके से आज शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद हंगामा हुआ, बीजेपी के सांसद ने एनआईए जांच की मांग की है इस पूरे मामले को लेकर। आज जब शव यात्रा निकाली जा रही थी इस बजरंग दल के कार्यकर्ता की, उसमें हल्ला हंगामा हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई और उसके बाद अब बीजेपी के सांसद की ये मांग है कि जो कार्यकर्ता की हत्या हुई है इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए। हालांकि एसआईटी का गठन प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी की सांसद शोभा करदलांजे की मांग है कि एनआईए से इसकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस समय की, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसी आशंका है कि कई और लोग जहरीली शराब के शिकार हो सकते हैं। चुनावी मौसम में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आने के बाद से प्रशासन अलर्ट हुआ। तो चलिए आपको सीधे रायबरेली ले चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप सभी यहां पर एकजुट होकर के खड़े हैं और उसके प्रति आप सभी को जवाबदेह बनाने के लिए ही आज मैं एक बार फिर आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, राकेश प्रताप सिंह कांग्रेस के विधायक थे और मैंने इनसे पूछा, एक बार मुझे निमंत्रण देने के लिए आए। इन्होंने मुझे बताया कि मैं हर सप्ताह अखंड रामायण का पाठ किसी न किसी गांव में करता हूं। प्रतिदिन किसी न किसी गांव में अखंड रामायण का पाठ करता हूं। एक कार्यक्रम में आप पधारे, तो मैंने कहा भाई अगर अखंड रामायण का पाठ करते हो, मैंने यहाँ के लोगों से, कई लोगों से पूछा, लोगों ने कहा राकेश करते हैं। तो मैंने कहा फिर भगवान राम के भक्तों की सेना में आप आइए, कहां रावण भक्तों के साथ आप बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कहा समय आने पे जरूर आऊंगा। और भाइयों बहनों, आज ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। वास्तव में राम हम सबके आराध्य हैं और हम लोगों ने भी प्रभु राम के बारे में जो संकल्प आपके सामने लिया था, हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कहा था ना। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मंदिर निर्माण का काम 55 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस भी तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने राम मंदिर पर ताला मारने का काम किया था। कांग्रेस ने, याद करिए, जब सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था ना, तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां जा रहे थे, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। राम अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी। आज भले ही भाई बहन गले में तख्ती लटका करके बताने का प्रयास कर रहे हो कि हम भी राम भक्त हैं, लेकिन भाइयों बहनों, कभी काल नेबी ने भी अपने को राम भक्त बताने का प्रयास किया था, लेकिन हनुमान जी उसको पहचान गए थे। पहचान गए थे ना। तो जो भूल हनुमान जी ने नहीं की, वो भूल आप भी नहीं करेंगे ना। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के लोग भी अब कहते हैं कि हम भी राम मंदिर बना देंगे। क्या उम्मीद करते हैं क्या समाजवादी पार्टी से?
तो ये तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। अखिलेश यादव भी आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं रायबरेली में, उनको भी सुन लेते हैं क्या कुछ दावा। जब से समाजवादी पार्टी के साथ साइकिल के साथ छड़ी आ गई है तो उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। बताओ, साइकिल के संग छड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इधर जो चुनाव हुए हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण के, लगातार जनता समर्थन दे रही है और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है और जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों से हराएं। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे के चरण के लोगों ने उनसे ज्यादा वोट डाला, तीसरे चरण में भी उसी तरीके से जनता ने वोट डाल करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मुकाबला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाबले में, किस चरण में ज्यादा हराया जाए। जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। महाराष्ट्र से दूर से चल करके आया, हरियाणा से, पंजाब से। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की मजदूर भाइयों की। मजदूरों की जान चली गई। कई लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, परिवार लोगों से नहीं मिल पाए, अपना जो कुछ सामान था वो लेकर के आए। अगर उस समय मजदूरों की जान जाने पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनकी मदद करने का काम किया। मजदूरों की मदद हुई। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ भी आज रायबरेली में मौजूद थे। तो वार और पलटवार, चुनावों के चलते ये सब कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। हरदोई जिले का नाम पहले था हरिद्रोही। सदियों तक नहीं था यहाँ राम का मंदिर कोई। हिरण्यकश्यप को मिली थी अद्भुत शक्ति, उन्हीं के पुत्र प्रहलाद की विख्यात है भक्ति। क्या कह रहे हैं कोई नई कहानी, यहाँ के 400 नए कारखाने। वोटर के दिल में क्या है ये तो वोटर ही जाने। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल। आज की चुनाव यात्रा हरदोई जिले से। विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है हर राजनीतिक दल का जो इस समय चुनाव के मैदान में है। भगवान की याद कर रहे हैं हर वो पार्टी के नेता जो इस बार चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं इस समय हूँ हरदोई में। हिरण्यकश्यप ने यहाँ पर कभी राम का मंदिर नहीं बनने दिया, ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो राम की धुन पर कई लोग गाते हैं और इस भजन के साथ अपनी सुबह भी शुरू करते हैं। पाटकुआ गांव में ये सारे किसान हैं इस समय जो बताएंगे कि इस बार उनके क्या मुद्दे हैं और किस आधार पर होगा वोट। किसान तो हैं, लेकिन ये तो बताइए कि इस बार आपके मुद्दे क्या हो? इस सरकार में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है और थोड़ा तकलीफ है, गाय वाली तकलीफ है। विपक्ष कहता है कि गाय और सांड, खुला सांड सब सत्ता पक्ष ने छोड़ दिया है। सत्ता पक्ष नहीं छोड़ा है, छोड़ा हम ही लोगों ने है। ये एक तो समस्या ये है, लेकिन चचा का समस्या हो गाँव में कहूँ? कोई समस्या नहीं है। राशन मिलता है खाने को, जगह जगह पुलिस लगी है, ठीक है, और बत्ती घर घर 8 घंटे लाइट मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। युवा को नौकरी वगैरह मिल रही है, इसकी तो शिकायत? अरे नौकरी तो मिल रही, मगर युवा खुद मेहनत करे तभी तो मिलेगी। नौकरी तो वो निकाल रहा है। किसानों के लिए खेतों में जानवरों की समस्या है। किसान बहुत सारे सवाल उठाते हैं, हर सवाल के साथ इंतजार भी है कि जो वादे और दावे किए हैं सरकार ने, क्या वो इस बार पूरे होंगे। हरदोई
हरदोई जिले में फिलहाल 8 विधानसभा सीटों पर कमोवेश बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार चुनाव में राजनीति में क्या होगा, क्या करेगी यहाँ की जनता, फैसला किसे जिताएगी और किसे हराएगी, जनता तो इसका फैसला करेगी ही, लेकिन नेताओं से पूछ लेते हैं कि इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपको पता है? ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। ये लोग विकास की बात करेंगे, ये मंदिर और मस्जिद के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैडम यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ का छात्र पढ़ने जाए तो जाए कहाँ? कहते हैं 70 साल में हमने क्या किया, अगर 70 साल में हमने कुछ नहीं किया तो उन्होंने बेचा क्या? भाजपा की जब से सरकार आई है लोग विकास का मतलब ही भूल गए हैं। लेकिन आप जनता के बीच में जाइए, जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है। समाज को बांटने का काम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं करती। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। कुछ नहीं मैडम, पोखर में जन्मे जो बगुले पोखर ही प्रवास है जिनका, और हंस न कहीं प्रतिष्ठा पाए, सामूहिक प्रयास है इनका। जुमले इनसे ले सकते हैं, इतने धोखेबाज लोग हैं, ये कहते हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे, राम को ये ला सकते हैं। समाज को बांटने का एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है। समाज और समाज के सवाल, क्योंकि इन्हीं सबसे मिलकर बनता है एक एक वोटर, एक एक दल, और इस बार चुनौती कई गुना ज्यादा हरदोई में भी। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों में 7 पर बीजेपी का कब्जा था, 1 पर समाजवादी पार्टी का 2017 में, लेकिन अभी आंकड़ा बदलकर ऐसा हो चुका है कि 8 पर ही बीजेपी काबिज है। हमारे साथ है राजपाल कश्यप जी। इस बार क्या स्थिति है? 8 में कुछ बचा पाएगी समाजवादी पार्टी? 8 की 8 सीटें हरदोई की समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि आप गुंडा राज में चैंपियन रहे हैं, लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट है। अब उनकी तो पहली सूची जो जारी हुई है उसमें पहला नाम ही देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का है, उप मुख्यमंत्री का देख लीजिए, और सैकड़ा पार हो गया। इस बार जो लड़ाई है, कह रहे हैं किसानों के लिए, किसानों का बिल वापस ले लिया, खाली, और विपक्ष हल्ला कर रहा है सवालों के आधार पर। ये कुछ भी वापस ले लें, लेकिन किसान इनकी गद्दी वापस लेके और माननीय अखिलेश यादव जी को देने जा रहे हैं। 8 सीटों में से 6 पर तो 2012 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार वो बरकरार रहेगा या फिर आंकड़े बदलेंगे, दिलचस्प होगा देखना। हरदोई की राजनीति में फिलहाल आज की तारीख में 8 की 8 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं यहाँ से राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी? ये बताइए कि इस बार के चुनावी मैदान में गणित के आधार पर हरदोई में क्या स्थिति होगी और किस आधार पर? ये ठीक है कि सरकार से कुछ चीजों पे लोग नाराज हैं, लेकिन विकल्प अखिलेश नहीं बन पाए उसका। समाजवादी पार्टी में भी आप रहे, क्या गलतियां कर रहे हैं अखिलेश इस समय? अखिलेश तो बच्चों से राय ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये भी फैसला लिया है कि वो करहल से चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को, चुनाव के मैदान में उतरना? देखिए, रिजल्ट जब आएंगे तो अखिलेश जी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, ये सब शिवपाल का गढ़ है, मुलायम सिंह का गढ़ है, ये अखिलेश का गढ़ नहीं है, रामगोपाल जी का गढ़ नहीं है, ये शिवपाल का गढ़ है। और अब उनके गढ़ में अगर शिवपाल को मात देंगे तो मात अपने आप भी पाएंगे। क्यों कहा जाता है कि माइनॉरिटी का वोट, मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतर रहा है, या फिर ये सारी बातें कि 80:20, इन सारी शब्दावली का प्रयोग, इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, ये तो उतरी से शुरू किया गया। परिवारवाद सिर्फ यादव परिवार में है, जब आपके बेटे को टिकट मिले तो परिवारवाद नहीं है बीजेपी में? देखिए, खाली बेटे तक सीमित होता हम समझ लेते हैं। मुलायम सिंह भाई, बहू, जीजा, बहन, नाती, पोता, करीब 50 आदमी उस समय अखिलेश के पार्टी में सिर्फ उनके घर के। मेरा सवाल यह है कि जब बीजेपी ने इतना विकास का काम किया तो फिर हर बार हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान और मंदिर की सीमा और दीवार, इनके सवाल क्यों उठते हैं? नहीं, ये तो विपक्ष उठाने का प्रयास करता है। राजनीति अलग स्तर पर है, स्तर गिर रहा है, बढ़ रहा है, ये तो समय बताएगा, लेकिन वोटर भी इसे सब गंभीरता से देख रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और रंजीत सिंह के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हरदोई, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।